जब हम भारत के बारे में सोचते हैं तो जहन में क्या आता है? शायद विशाल मैदान, ऊंचे ऊंचे पहाड़, रेगिस्तान। पर भारत की एक और पहचान है जो समंदर की लहरों के उस पार छिपी है। तो चलिए आज मुख्य भूमि से दूर चलते हैं और भारत के उन विशाल और अक्सर नजरअंदाज किए जाने वाले द्वीप क्षेत्रों की एक रोमांचक खोज करते हैं। अच्छा, एक अंदाजा लगाइए, भारत की समुद्री सीमा में कुल कितने द्वीप होंगे? 100? 200? असलियत यह है कि यहां लगभग 1256 द्वीप हैं। जी हां, 1256। ये नंबर तो उस पूरी सोच को ही बदल देता है कि भारत सिर्फ एक मुख्य भूमि वाला देश है। तो फिर सवाल ये उठता है कि आखिर ये सारे द्वीप हैं कहां और इनमें ऐसा क्या खास है जो इन्हें इतना अनूठा बनाता है? आइए अपने सफर में इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढते हैं। अपनी यात्रा शुरू करते हैं बंगाल की खाड़ी से। यहाँ हैं अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, पर इन्हें सिर्फ द्वीप कहना सही नहीं होगा। जरा सोचिए, एक महान पर्वत श्रृंखला का वो हिस्सा जो समुद्र में डूब गया हो, ये कुछ वैसे ही हैं। देखिए, इन द्वीपों की कहानी बड़ी ही दिलचस्प है। ये एक नहीं बल्कि 3 अलग-अलग तरीकों से बने हैं। कुछ द्वीप तो असल में हिमालय का ही वो हिस्सा है जो पानी में डूबा हुआ है। ये म्यांमार की अराकान योमा रेंज का ही विस्तार है। वहीं कुछ द्वीप जैसे कि बैरन और नारकोंडम, ये तो सीधे सीधे ज्वालामुखी के फटने से पैदा हुए। और कई छोटे द्वीप, वो तो कोरल नाम के नन्हे समुद्री जीवों की हजारों साल की मेहनत का नतीजा है। अब इसे आसानी से समझने के लिए अंडमान को एक लाइन में सोचिए। सबसे ऊपर है उत्तरी अंडमान, फिर आता है मध्य, उसके नीचे दक्षिणी और आखिर में थोड़ा सा अलग थलग लिटिल अंडमान। और हां, इन्हीं में से एक यानी उत्तरी अंडमान में इस पूरे द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है सैडल पीक, जिसकी ऊंचाई है 732 मीटर। बात सिर्फ पहाड़ों की नहीं है, यहां भारत के 2 बहुत खास ज्वालामुखी भी हैं। एक है बैरन द्वीप, जो भारत का इकलौता एक्टिव यानी कि सक्रिय ज्वालामुखी है, और दूसरा है नारकुंडम द्वीप, जो एक सोया हुआ ज्वालामुखी है जो कभी भी जाग सकता है। हाल ही में भारत के स्वतंत्रता संग्राम को सम्मान देने के लिए यहाँ के 3 बड़े द्वीपों के नाम बदले गए। रॉस द्वीप अब नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप के नाम से जाना जाता है। नील द्वीप को शहीद द्वीप नाम दिया गया है और हैवलॉक द्वीप अब स्वराज द्वीप कहलाता है। अब देखिए, अंडमान समूह और निकोबार समूह को एक जरूरी पानी का रास्ता अलग करता है, जिसे 10 डिग्री चैनल कहते हैं। ये चैनल लिटिल अंडमान और कार निकोबार के ठीक बीच से गुजरता है। चलिए अब बंगाल की खाड़ी से निकलकर अरब सागर की ओर चलते हैं। यहां एक बिल्कुल ही अलग दुनिया बसती है, लक्षद्वीप। यह असल में मूंगे यानी कोरल का एक पूरा साम्राज्य है। लक्षद्वीप की सारी कहानी कोरल से ही शुरू होती है। ये हैं क्या? ये छोटे छोटे समुद्री जीव हैं जिनके शरीर पर एक कठोर खोल मतलब कंकाल होता है। जब ये मरते हैं तो इनका कंकाल वहीं रह जाता है। फिर हजारों लाखों सालों में ये कंकाल एक दूसरे पर जमा होते होते विशाल चट्टानें बन जाते हैं, जिन्हें हम कोरल रीफ कहते हैं। सोचिए, एक कोरल द्वीप पैदा कैसे होता है? ये प्रोसेस बहुत धीमी लेकिन कमाल की है। पहले कोरल के कंकाल एक चट्टान बनाते हैं, फिर उस पर धीरे धीरे रेत और मलबा जमता जाता है, और फिर हजारों साल बाद यही ढांचा समंदर की सतह से ऊपर उठकर एक द्वीप बन जाता है। इसी को एटोल कहते हैं। तो अब देखिए, भारत के ये दोनों मुख्य द्वीप समूह एक दूसरे से कितने अलग हैं। एक तरफ अंडमान और निकोबार, जो ज्वालामुखी से बने हैं, जहां ऊंची चोटियां हैं और जो बंगाल की खाड़ी में है। तो वहीं दूसरी तरफ लक्षद्वीप, जो पूरी तरह कोरल से बने हैं, समतल और छोटे द्वीप हैं और अरब सागर में हैं। जैसे अंडमान में चैनल थे, वैसे ही लक्षद्वीप में भी हैं। 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय द्वीप को बाकी के लक्षद्वीप से अलग करता है, और वहीं 8 डिग्री चैनल मिनिकॉय को, जो कि भारत का हिस्सा है, हमारे पड़ोसी देश मालदीव से अलग करता है। चलिए अब एक तेज लाइटनिंग ग्राउंड के लिए तैयार हो जाइए, जिसमें हम भारत के कुछ और अनोखे द्वीपों पर एक सरसरी नजर डालेंगे। सबसे पहले असम का माजुली द्वीप। ये ब्रह्मपुत्र नदी के ठीक बीच में है और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के मुताबिक ये दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। ये जानकर शायद हैरानी हो कि भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई एक द्वीप पर बसी है। जी हां, सॉल्सेट द्वीप पर, और इसी वजह से ये दुनिया के सबसे घनी आबादी वाले द्वीपों में से एक है। अब चलते हैं उड़ीसा के तट पर, जहां है अब्दुल कलाम द्वीप।
पहले इसे व्हीलर द्वीप के नाम से जाना जाता था और ये भारत का सबसे अहम मिसाइल टेस्टिंग सेंटर है। और हमारा आखिरी पड़ाव है तमिलनाडु का पंबन द्वीप, जिसे ज्यादातर लोग रामेश्वरम द्वीप के नाम से जानते हैं। ये न सिर्फ एक मशहूर तीर्थ स्थल है, बल्कि यहीं से राम सेतु की शुरुआत भी मानी जाती है। तो हमने ज्वालामुखियों से लेकर कोरल तक और नदी द्वीपों से लेकर घनी आबादी वाले द्वीपों तक का सफर तय कर लिया। पर एक आखिरी सवाल, ये सब मिलकर भारत के लिए आखिर इतने जरूरी क्यों हैं? देखिए, ये द्वीप नक्शे पर सिर्फ कुछ बिंदु नहीं हैं। ये हमारी समुद्री सीमाओं के पहरेदार हैं। ये ऐसी अनोखी जैव विविधता के घर हैं जो कहीं और नहीं मिलती। ये हमारी प्राचीन संस्कृति के केंद्र हैं, और तो और ये पर्यटन से लेकर वैज्ञानिक रिसर्च तक हमारी अर्थव्यवस्था को भी मजबूती देते हैं। तो जाते जाते एक सवाल जरूर सोचना होगा। जैसे जैसे ग्लोबल वार्मिंग की वजह से समंदर का जल स्तर बढ़ रहा है, हम अपने इन नाजुक लेकिन अनमोल द्वीपों को आने वाले कल के लिए कैसे बचा सकते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको मिलकर विचार करना होगा।